Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो इस चैप्टर के हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है टोटल 12। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम पहले जो 6 है उनको इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 6.1 उसके सबसे पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। यानी हमने क्या किया है, स्प्रिंग है उसको हमने एक फोर्स लगाई है उसके ऊपर 40 न्यूटन की, और उस फोर्स की वजह से उस स्प्रिंग ने जो है 20 मिलीमीटर तक जो है वो खींचा गया है, यानी स्ट्रेच हो गया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट काजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, कहता है कि अगर जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सटेंशन आई है वो ऊपर वाली लाइन मिस होगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर अब आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी ये जो वैल्यू गिवन है हमें कि वो स्ट्रेच हुआ है 20 मिलीमीटर के फासले पर, और जो फोर्स हमें गिवन है, इन दोनों वैल्यूज को हमें यूज करते हुए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब जो दूसरी चीज है, जो बी पॉइंट यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद है, उसने कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट काजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, कहता है कि अगर एक्सटेंशन हमारे पास 16 मिलीमीटर हो तो फिर क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स वेट, कहता है फिर उसका वेट क्या है वो भी आपने फाइंड करना है। सो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट हमें दो चीजें पूछी गई है, एक पूछा गया है हमें स्प्रिंग कांस्टेंट और दूसरा पूछा गया है हमें वेट। तो हम बारी बारी इन दोनों चीज़ों को हम जो है फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से इनको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमने हुक लॉ पढ़ा था इस चैप्टर का, जो ये वाला टॉपिक हुक लॉ वाला, तो उसके अंदर हमने एक्सटेंशन और जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और फोर्स है, उनकी जो टर्म्स हैं वो इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने हुक लॉ के अंदर स्टडी किए थे। फोर्स अगर हम बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर अब हमें स्टूडेंट अब ये वाला प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाया तो उसकी जगह कांस्टेंट आया था। सो कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। हमें f की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है, तो इनको हम पुट करके अपना k की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अब सोल्यूशन की तरफ यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटेंशन हुई है ए वाले केस में वो हमें बताई गई है 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमने मिलीमीटर को अब चेंज करना है स्टूडेंट मीटर के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्सटेंशन की फाइनल वैल्यू 0.02 मीटर। ओके, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट हमें फोर्स गिवन है वो है 40 न्यूटन, और एक्सटेंशन 2 जो हमें यहाँ पर सेकंड केस में बताई गई है वो है 16 मिलीमीटर। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर अब हम मिलीमीटर को मीटर में के अंदर चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि अगेन हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.016 मीटर। अब यहाँ पर हमारा गिवन डाटा कंप्लीट। अब चलते हैं हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, ए केस में हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड करना है, और सेकंड केस में हमने वेट फाइंड करना है, और वेट को दूसरे अल्फाज में फोर्स भी कहा जाता है, तो हमने वो फाइंड करना है। तो जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया, ये वाला फार्मूला आपको दिखाया उस टॉपिक के अंदर, तो वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो इस फार्मूला को आप हाईलाइट कर लीजिए और उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर ये वाला फार्मूला। सो हम ये वाला जो है यहाँ पर यूज करेंगे, तो f और x की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2000। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, अब इसका ये फार्मूला, ये जो यूनिट है वो कहाँ से आया। देखिए यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यूज हैं, एक ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास फोर्स की, तो फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन। ठीक है, तो जो x एक्सटेंशन है वो है यहाँ पर जैसे हमने मीटर में इसको चेंज करके मीटर फाइंड किया था, तो इसका यूनिट है मीटर। जब भी ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर मीटर हो जाएगा, यानी इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर इसका जो है वो यूनिट होगा k का। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है कि k का यूनिट, तो आपने याद रखना है k का क्या यूनिट है। अब जो सेकंड चीज यहाँ पे स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है वो है फोर्स। ठीक है, दूसरे अल्फाज में इसको वेट भी कहा जा सकता है। सो हमने यहाँ पे बेसिकली f को फाइंड आउट करना है। तो जो हमने यहाँ पे पीछे फार्मूला यूज किया k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, तो उसके अंदर से स्टूडेंट हमने f वाला जो फार्मूला है वो इसके अंदर से निकाल लिया, यानी f इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो k जो
एफ था उधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था इधर आके, सॉरी यहाँ पर जो एक्स था वो डिवाइड हो रहा था इधर जा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा के के साथ, तो हमारे पास एफ निकल आएगा, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 32 न्यूटन। अब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, सो हम यहाँ पे न्यूटन पुट करेंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर 6.1 का। इसके अंदर हमने देखा कि अगर हमें एक्सटेंशन दी हुई हो और फोर्स दी हुई हो तो हम के की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें स्टूडेंट एक्सटेंशन दी हुई हो तो हम जो है इसका जो वेट या फोर्स को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। के की वैल्यू हमने ए वाले जो फाइंड उसके अंदर निकाल ली और इसके अंदर पुट करके हमने फोर्स की फाइनल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड वाले न्यूमेरिकल 6.2 की तरफ। तो उसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमें जो है वो क्या पूछा गया है, क्या टास्क दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 kg, फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर अब मिल्क का जो मास है वो हमें यहाँ पर बताया गया है वो है 5 मीटर। कहा जा रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है, इसका मास बताया गया है वो है 5 मीटर, मास ऑफ 5 लीटर, यानी जो 5 लीटर है वो उसकी क्वांटिटी हमें बताई जा रही है। तो जो उसका हमें मास बताया जा रहा है स्टूडेंट वो है हमारे पास 4.5 kg, ठीक है। तो ये हमें 5 लीटर जो है ये उसका क्वांटिटी है, या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये उसका वॉल्यूम है, ठीक है। 5 लीटर उसका वॉल्यूम है और जो मास है वो है हमारे पास 4.5 kg। कहता है आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर का जो टॉपिक था डेंसिटी वाला, उसके अंदर हमने जो है इसका फार्मूला रीड किया था कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। ये आइए आप 131 पेज नंबर के ऊपर ये देखिए, यहाँ पर डेंसिटी की डेफिनेशन और उसके बिल्कुल नीचे डेंसिटी का जो फार्मूला है वो गिवन है और उसके नीचे उसका यूनिट गिवन है, ठीक है। तो आपने ये हाईलाइट करना है और अपने नोट के अंदर इसको ऐड कर लीजिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, कि जब हमें मास और वॉल्यूम गिवन हो तो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो आ जाती है। सो हम इसी फार्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमें मास गिवन है और हमें स्टूडेंट वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 5 लीटर। अब लीटर को मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.005 मीटर क्यूब, ठीक है। 0.005 क्यूबिक मीटर भी इसको बोला जा सकता है। सो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया और हमने फाइंड करनी है इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए जो फार्मूला अभी देखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल आएगा 900। तो ये किलोग्राम पर क्यूबिक जो है इसका आंसर आ जाएगा, पर क्यूबिक मीटर इसका आंसर आएगा। सो यहाँ तक अब हमारे जो है 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ 6.3 और उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम 60 ग्राम इज लोड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, के जब एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या करें कि मास को डिस्प्लेस कर दें। मास कितना है स्टूडेंट सॉलिड का 60 ग्राम। The level of water rises from 40 centimeter cube to 45 centimeter cube. Calculate the density of the solid. अब यहाँ पर जो स्टूडेंट जो सिचुएशन हमें बताई गई है वो ये है कि एक मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी चीज़ का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली हम यहाँ पे मेजर करते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 में इस टॉपिक को रीड किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आइए पेज नंबर 17 पे आइए। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब मेजरिंग सिलेंडर है, उसके साथ में प्रॉपर जो डायग्राम है वो दिखाई गई है। ये देखिए ये एक ट्यूब सी बनी होती है और नीचे जो है इसका हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करने के लिए बनाया गया होता है थोड़ा सा। सो ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी को डालते हैं और इसके ऊपर जो है स्केलिंग हुई होती है। उसके अंदर जब कोई सॉलिड चीज़ को डाला जाता है तो उससे जो वॉल्यूम का पानी का जो वॉल्यूम है वो राइज हो जाता है, जिससे हम जो ठोस चीज़ है जो हमने उसके अंदर फेंकी है उसका हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यही सेम केस इस केस में भी है कि क्या होता है कि हमने एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड डाला है, उसका मास हमें बताया गया है और बताया गया है कि जब हमने वो सॉलिड चीज़ जो है वो उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाली तो पानी का जो वॉल्यूम था वो 40 से 44 हो गया। तो आपने क्या करना है, सॉलिड की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमें गिवन है वो है मास हमारे पास 60 ग्राम है। ग्राम को अब हम चेंज करेंगे किलोग्राम के अंदर, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.060 kg। और जो इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया गया है वाटर का वो है 40 और जो फाइनल वॉल्यूम है वो है 44 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब एज यू नो कि ये वॉल्यूम का क्या है, यूनिट है। सो हमने फाइनल वॉल्यूम को यूज जो है फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, वॉल्यूम 2 को वॉल्यूम 1 से माइनस किया, तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आया 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब यूनिट नहीं होता वॉल्यूम का, होता है मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में लाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये देखिए एज यू नो वेल कि सेंटी जो होता है बराबर होता है 10⁻²। चूंकि ये साथ में मीटर क्यूब है, सो हमें 10⁻² को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 3 दफ़ा हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 10⁻6। ये देखिए यहाँ पर 3 दफ़ा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। तो ये था वॉल्यूम का फाइनल। तो अब चलते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, मास और वॉल्यूम, मास की यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे। तो इनको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला 15,000 kg मीटर जो है फी क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा डेंसिटी का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक अब हमारे 6.3 तक 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने 6.4 न्यूमेरिकल की तरफ, और उसकी जो है हम सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या हमें दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर अब ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 × 10⁻³ kg पर मीटर फी क्यूबिक मीटर कहता है कि एक ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी कितनी बताई गई है 8 × 10⁻³ किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। कहता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, हैज़ अ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मास। अब यहाँ पर हमने उसका मास फाइंड करना है। अगेन स्टूडेंट वही फार्मूला लगेगा डेंसिटी का। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ उसकी हमें डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और कहा जा रहा है कि उसका आपने मास को फाइंड करना है। ठीक है, तीनों चीज़ें इस न्यूमेरिकल के इस फार्मूले के अंदर आ रही है। आपने स्टूडेंट याद रखना है कि कोई भी ऐसा फार्मूला जिसके अंदर कोई भी 2 चीज़ें गिवन है या कोई भी 3 चीज़ें गिवन है, हमें कहा जा रहा है कि चौथी चीज़ या तीसरी चीज़ फाइंड करनी है, तो हम उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए तीसरी या चौथी चीज़ को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर जो हमें चीज़ें यूज़ होती है बेसिकली वो 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कोई भी 2 चीज़ें हमें गिवन दे सकता है, तो कह सकता है कि तीसरी चीज़ फाइंड करें। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये फार्मूला तो हमने सिर्फ डेंसिटी का ही पढ़ा था कि हम इस फार्मूले की हेल्प से तो सिर्फ डेंसिटी ही जो है हम ये कर सकते हैं। नो, आपको कोई भी 2 चीज़ें वो कोई भी हो सकती हैं गिवन हो, तीसरी चीज़ कहा जा रहा हो कि फाइंड करने हैं, तो आपने बिल्कुल आपको क्लिक करना चाहिए माइंड में कि जी वो वाला फार्मूला पढ़ा था, उसके अंदर यही तीनों चीज़ें यूज़ हो रही थी। तो 2 चीज़ें हमें गिवन है, तीसरी चीज़ को हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये जो है माइंड को लड़ाना पड़ता है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और कौन सा फार्मूला यहाँ पर जो है वो लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल करते हुए थोड़ा माइंड को जो है फास्ट रखना पड़ता है ताकि जो फार्मूलाज हैं वो जल्दी से क्लिक कर जाए हमारे माइंड में। और ये ऐसे ही होगा जब स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आप फार्मूलाज के प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और इनको अच्छे से हाईलाइट करेंगे ताकि फार्मूलाज आपको जो है रटे जाएँ और एक प्रॉपर आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाए फार्मूलाज को लेकर। और जब आप किसी भी न्यूमेरिकल देखें तो फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक कर दीजिए वहाँ पर ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो है प्रैक्टिस से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके जो ये न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये वाला फार्मूला लगेगा, अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। तो मास की जगह सॉरी यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। हमने चूंकि यहाँ पे फाइंड करना है मास, तो मास इधर ही रहेगा, वॉल्यूम्स के साथ जाकर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये फार्मूला जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप जो कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे जब भी मैं कोई वैल्यू आपको फाइंड जो है मल्टीप्लाई करने के लिए या कुछ भी जो है उनको सोल्यूशन करने का कहती हूँ तो आप लाजमी करते होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको कैलकुलेट करने से ही पता चलता है कि क्या उसका ये फाइनल आंसर आता है या नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेटर लेके बैठा करें स्टूडेंट के पास, एक नोटबुक और एक पेंसिल और कैलकुलेटर, ये तीनों चीज़ें मस्त है न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा 0.42 kg। तो यही है हमारा फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल का। अब चलते हैं अपने 5th वाले न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम उसका जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर A brick measures 5 सेंटीमीटर multiplies 10 सेंटीमीटर multiply 20 सेंटीमीटर। ये असल में स्टूडेंट उस चीज़ की उस ब्रिक की हमें डायमेंशंस बताई जा रही। अब डायमेंशंस किसको कहा जाता है स्टूडेंट, डायमेंशन किसी भी चीज़ की सॉलिड चीज़ की 3 जो है डायमेंशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज लंबाई,
सेकंड वन इज चौड़ाई एंड थर्ड वन इज मोटाई, यानी कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और कितनी मोटी है। ठीक है, तो ब्रिक के केस में हमें ये देखना होगा कि वो कितनी लंबी है, तो लंबाई के केस में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और कितनी चौड़ी है उसके केस में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और कितनी मोटी है उसके केस में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट जब कोई भी जो वैल्यूज हैं हमें डायमेंशंस बताई हो तीन, ठीक है, इकट्ठी, तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट वन इज लेंथ एंड सेकंड वन इज विड्थ एंड थर्ड वन इज उसकी जो है मोटाई होगी। ठीक है, पहली जो है वो लंबाई होगी हमेशा, सेकंड वन जो है उसकी चौड़ाई होगी, और थर्ड वन उसकी हमेशा मोटाई होगी। तो सेम इसी केस में ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है और ये उसकी मोटाई है, और तीनों को मिलाकर स्टूडेंट हम कहेंगे कि ये उनकी डायमेंशंस हैं। कहा जा रहा है कि इफ मास इज 5 kg, कहता है कि अगर उसका जो मास है वो 5 किलोग्राम हो, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब मास दिया गया है, डायमेंशन कहता है कि ये दोनों चीजें अगर हों तो आप ये बताएं या फाइंड आउट करें कि जो ईंट है वो उसकी सतह पर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम जो है वो कितना प्रेशर लगाएगी, ये आपने या जो है फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन डाटा में मास दिया गया है, डायमेंशंस हैं, जो है जी की वैल्यू हमें गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर, ये हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में स्टूडेंट ये वाला फार्मूला लगेगा, चूंकि हमें जो है वेट हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया जो है वो भी जो है हम ये वाला जो हमें गिवन डाटा दिया गया है इसकी हेल्प से एरिया भी खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। तो इसी फार्मूला की मदद से स्टूडेंट हम अपना जो ये प्रेशर है उसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो हमें प्रेशर का ओनली फार्मूला यहाँ पे गिवन है वो है प्रेशर इज इक्वल टू W/A। तो अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमने मैक्सिमम प्रेशर को फाइंड करना है तो उसके लिए जो एरिया होगा वो हम मिनिमम वाला यूज़ करेंगे, और जब हमने जो प्रेशर मिनिमम वाला फाइंड करना है तो उसके लिए एरिया हम मैक्सिमम वाला यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये प्रेशर मिनिमम का यहाँ पे फार्मूला है। तो प्रेशर जब मिनिमम वाला हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए ए जो हम मैक्सिमम वाला लगाएंगे, क्योंकि ये एक दोनों के क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्ट है, एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेशन में है। ठीक है, आप खुद भी देखें कि स्टूडेंट ऐसा कोई भी सिस्टम के जिसका एरिया ज़्यादा वास्ट हो वहाँ पर प्रेशर हमेशा कम लगता है बनिस्बत उस चीज़ के कि जिस चीज़ का एरिया कम हो उस पे ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है। ठीक है, जैसे एक सिलेंडर है, उसके अंदर आपने गैस को फिल किया है, अगर सिलेंडर छोटा होगा तो उसके जो वॉल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको इतना ज़्यादा एरिया नहीं मिल रहा है फ्रीली मूव करने के लिए, इसलिए प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा बनिस्बत उस केस में कि अगर सिलेंडर का जो एरिया है ज़्यादा है और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपने आप को इक्वली डिवाइड किया है और उनको एक वास्ट जो है प्लेस मिल गई है मूवमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। इसीलिए प्रेशर वहाँ पे कम होगा जहाँ पर एरिया मैक्सिमम होगा, और प्रेशर वहाँ पे मैक्सिमम होगा जहाँ पर एरिया मिनिमम होगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के केस में याद रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जब आप प्रेशर मैक्सिमम आप फाइंड आउट कर रहे हो तो वहाँ पर एरिया भी मैक्सिमम लगा दें। आप ये समझे कि चूंकि यहाँ पर एक मैक्सिमम है होगा तो दूसरे केस में भी मैक्सिमम ही लगेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपको दोनों रेसिप्रोकल में यूज करना है क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही रेसिप्रोकल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ फार्मूले में हमारे पास W आ रहा है, तो सबसे पहले हम W को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें गिवन डाटा में W कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले W फाइंड करेंगे। तो W का फार्मूला एज यू नो वेल के इज इक्वल टू mg। ठीक है, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जब वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो W की वैल्यू आ जाएगी। तो मास हमें गिवन है स्टूडेंट 5 और G की वैल्यू हमारे पास है 9.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49 न्यूटन। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वो है ए मैक्सिमम, यानी एरिया मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो उसको हम पुट करेंगे तो हम अपना जो है वो ये वाला प्रेशर मिनिमम की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो एरिया मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब स्टूडेंट हमें जो है आप देखिए कि एरिया मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें चौड़ाई और मोटाई को आपस में ज़रब देनी होगी। ठीक है, तो आपने जैसे डायमेंशन में पढ़ा कि पहली लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है, तीसरी जो है उसकी मोटाई है। तो हमें एरिया मैक्सिमम फाइंड करने के लिए उसकी चौड़ाई को उसकी जो है मोटाई उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए स्टूडेंट, जब इस डायरेक्शन में रखी जाती है तो वो चौड़ाई उसकी जो चौड़ाई वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई और मोटाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, वहां से हमारे पास जो एरिया वो मैक्सिमम आएगा। ये देखिए जब आप ईंट को इस साइड पे रखते हैं तो वो ज्यादा एरिया जगह घेरती है,
बनिस्बत इसके जब आप उसको इस तरह लंबाई के रुख पर लगते हैं, ठीक है, तो आपने ये जो एरिया मैक्सिमम होगा तब आपने लंबाई वाला फैक्टर यूज नहीं करना, आपने सिर्फ चौड़ाई वाला है, क्योंकि हमने उसकी जो चौड़ी साइड है उसको जमीन के सरफेस के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे आपने चौड़ाई का और मोटाई वाला कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है। तो यहाँ पर हम दो फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एरिया मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। तो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, W की जगह हम लिखेंगे 49 और एरिया मैक्सिमम की जगह पे इसका जो है वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा प्रेशर मिनिमम का वो स्टूडेंट आएगा 450 पास्कल। अब पास्कल जो है एज यू नो वेल के प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। तो अब ये देखिए थोड़ा, अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में यूज करते हुए इसको लिखना है। तो पॉइंट यहाँ लास्ट पर है, इसको हम उठाएंगे 1 2 एंड 3 प्लेस हम मूव करके, इसी यहाँ पे साथ जो है 10 की पावर 3 लगेगा और साथ में पास्कल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारा प्रेशर मिनिमम फाइंड आउट हो गया। अब चलते हैं प्रेशर मैक्सिमम की तरफ। तो प्रेशर मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम एरिया मिनिमम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एरिया मिनिमम यूज करने के लिए अब हम ईंट को जो है लंबाई के रुख पर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबाई के रुख पर रखेंगे तो वही वैसे ही एरिया कम होगा ना। जब हम इस डायरेक्शन में रखेंगे तो एरिया ज्यादा घेरेगी ईंट, जब हम इस डायरेक्शन में रखेंगे तो एरिया कम घेरेगी। तो यहाँ पर हमने उसका लंबाई वाला जो फैक्टर है और उसका जो चौड़ाई वाला फैक्टर है वो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, तो उसके लिए हम इसको जो है डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.005। वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे 49 ओवर 0.005, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9800। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल को मूव करवाएंगे 1 2 एंड 3 प्लेस मूव कराएंगे, इसलिए साथ में आ जाएगा 10 की पावर 3 और साथ में पास्कल प्रेशर का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे 6.5 तक कंप्लीट हुए 5 न्यूमेरिकल। अब चलते हैं हम अपने लास्ट वाले न्यूमेरिकल 6.6 की तरफ, जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो उसके सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम, यानी हमने हाइट को फाइंड करना है कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर आपने बैरोमीटर का जो कॉलम की हाइट है वो फाइंड करनी है। इफ मरकरी इज प्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी, अगर आप मरकरी को रख दें वाटर यानी जिसके अंदर आप, अगर हम मरकरी की जगह कहता है कि पानी को यूज करें, ठीक है, इज रिप्लेस बाय वाटर, यानी अगर हम मरकरी, चूंकि आम जो यूजुअली यूज होता है थर्मोमीटर के अंदर वो मरकरी यूज होता है, कहते हैं कि आप मरकरी को रिप्लेस कर दें वाटर से, यानी आप थर्मोमीटर के अंदर वाटर को डाल दें। कितनी डेंसिटी 1000, चूंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 होती है और वेयर डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। कहता है कि यहाँ पे मरकरी की जो डेंसिटी है वो इतनी है, तो कहता है कि हाइट कितनी होगी, ठीक है। यानी इसमें बेसिकली वो पूछ रहा है कि समंदर की सतह पर आपने क्या करना है, पानी वाला जो बैरोमीटर है उसकी ऊंचाई क्या होगी सी लेवल के ऊपर, के जो डेंसिटी है वो इतनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या यूज करना, क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ कॉलम, ठीक है। हाइट ऑफ कॉलम हमने यूज करना है वाटर के केस में। तो यहाँ पर आइए अब स्टूडेंट गिवन डाटा की तरफ दे। तो यहाँ पर हमें डेंसिटी ऑफ मरकरी जो गिवन है हमारे पास वो है 13.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। एंड दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितनी है, एज यू नो के वो है 1000 है हमारे पास। और हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितना है 0.76। ये हमें पता है कि जो मरकरी का जो कॉलम होता है वो होता है 0.76। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेट है कि उसके जो हाइट है वो इतनी होगी, ठीक है, 0.76 मीटर। अब क्या होगा स्टूडेंट के हमने जो फाइंड करना है वो ये है कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दोनों की डेंसिटीज गिवन है। अब एक ही हमें हाइट गिवन है और एक ही हमने फाइंड करनी है, यानी दोनों केसेस में दो दो चीजें हैं, ठीक है। मरकरी के केस में दो चीजें हैं और वाटर के केस में दो चीजें हैं। वाटर के केस में एक चीज गिवन है और दूसरी चीज हमने खुद फाइंड करनी है। तो चूंकि स्टूडेंट दोनों सूरतों में जो प्रेशर है वो सेम है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच। ये बेसिकली यहाँ पर देखिए प्रेशर एट द बेस पी रो जी एच, ठीक है, प्रेशर दोनों केसेस में सेम है, ठीक है। कहता है कि जो है हाइट के ऊपर सी लेवल के ऊपर चूंकि प्रेशर दोनों केसेस में सेम होगा, चाहे आप वाटर वाला थर्मोमीटर यूज करें या आप मरकरी वाला थर्मोमीटर यूज करें, प्रेशर तो सेम होगा सी लेवल के ऊपर। सो यहाँ पर दोनों केसेस में जो प्रेशर है वो सेम होगा, इसीलिए हमने रो दी डेंसिटी वाला
जो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, हमने यहाँ पर इसके अंदर ये वाला फार्मूला भी रीड किया था। ये लिखिए, जब हमने ये वाला टॉपिक रीड किया था प्रेशर इन लिक्विड्स के ऊपर, पेज नंबर 134, तो उसके अंदर मैंने ये आपको हाईलाइट करवाया था कि प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर किसके बराबर होता है, रो जी एच के। ठीक है, तो यही फार्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पर लगाएंगे कि जब सी लेवल के ऊपर प्रेशर दोनों का सेम होगा, तो फिर वाटर के केस में और मर्करी के केस में, दोनों केस में जो है प्रेशर सेम होगा, तो इसलिए रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, यानी प्रेशर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप प्रेशर की वैल्यूज लिखेंगे दोनों केसेस में, तो यहाँ पर आ जाएगा रो जी एच। अब रो की जगह चूंकि यहाँ पे हमने रो जी एच डी लिखा था, इसीलिए हम एच डी लिखेंगे और एच का भी साथ में एच जी लिखेंगे। इसी तरह रो के साथ एच टू ओ लिखेंगे और एच के साथ एच टू ओ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के दोनों साइड्स पे अब हमने फाइंड क्या करना है, एच एच टू ओ, क्या तो वो यहाँ पर रहेगा, तो बाकी ये दो उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में जो आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसके साथ आकर डिवाइड हो जाएगी, यानी रो एच टू ओ यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। और जी की वैल्यू जो है दोनों इज इक्वल के दोनों साइड पे सेम है, इसलिए ये कट हो जाएगी। और बाकी ये देखिए 1 2 3 4 चार चीज़ें रह जाएंगी, एक चीज़ हमने फाइंड करनी है, और बाकी ये दोनों चीज़ें इधर ही थी और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हम बारी बारी पुट करेंगे। रो एच जी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ऊपर गिवन है, रो एच टू ओ की पुट करेंगे जो कि हमें ऊपर गिवन है 1000, और हाइट एच डी वो कितनी है, हमें ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें पता है 0.76, ये यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब इस वैल्यू को हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 के साथ तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ करके इस तरह भी लिख सकते हैं 10.3 मीटर। तो ये है हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो ये हमारा था लास्ट न्यूमेरिकल इस लेक्चर का। तो आई होप कि आपको ये 6 न्यूमेरिकल आज के इस लेक्चर के अच्छे से समझ आए होंगे। फार्मूलाज और सोल्यूशन और हर चीज़ की चीज़ समझ आ गई होगी, मैंने बहुत इजी करके समझाया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप लाजमी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बता दिया जाएगा, अच्छे से गाइड किया जाएगा। और आई होप कि बाकी आपको हर चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, अल्लाह हाफिज़।